चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे। देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। ये वेट हटा देंगे, हमारी सरकार आ गई तो हरियाणा के बराबर राजस्थान का तेल कर देंगे। आप यहाँ हरियाणा बॉर्डर के गांव के लगते हुए लोग हो, आप बता दिए इन्होंने बराबर कर दिएगा तेल। आज इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। आज जब हमारी 2009 से 14 तक केंद्र में सरकार थी, आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी हमारे नेता यहाँ से सांसद हुआ करते थे। आप बता दिए चारों तरफ जो रोड बन रहे हैं अलवर में, चार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में आपके चहेते अलवर के भावी सांसद भाई ललित यादव भी पहुंचे। भाई ललित यादव कांग्रेस प्रत्याशी 36 बिरादरी ने मुडावर का चुनाव 2, 4, 5, 10 हजार के डिफरेंस अंतर से जीत हार होती है। भाई ने अपने 13-14 साल की मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से लोगों की दिन रात सुबह उठता था और शाम को रात को घर वापिस आता था। ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में, जन्मदिन में, भंडारे में, मेले में, सब जगह उपस्थित रहता था। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी। पायलट साहब को माला पहना रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कृपया मंच से जाएं, नीचे उतरने का कष्ट करें। सभी साथियों से आग्रह और कांग्रेस के पदाधिकारियों से आग्रह है कृपया व्यवस्था में बनाने में सहयोग करें और सभी साथियों से अनुरोध करता करें। ललित यादव जी, टिकाराम जूली, योगेश मिश्रा, दीपचंद खेरिया, जुबेर खान, मांगलाल मीणा, संजय यादव, इमरान खान, बलजीत, संदीप यादव, अजय अग्रवाल, बद्री प्रसाद सुमन, विनोद कुमारी, गिरीश डाटा, तेजाराम सेन साफा पहनाकर स्वागत करें। अरे हो गया सब यार, क्या बात करेंगे, क्या होगा, क्या सुन। सबसे आग्रह है कृपया बैठने का कष्ट करें। एक साफे से केवल स्वागत हो रहा है, एक साफा माननीय पायलट साहब को पहना दिया और सबसे आग्रह कृपया मंच खाली कर रखने का कष्ट करें। माननीय टिकाराम जूली साहब, माननीय कैंडिडेट ललित यादव जी, दीपचंद जी खेरिया साहब, माननीय इमरान खान जी, माननीय जुबेर खान साहब, इनसे आग्रह है माननीय पायलट साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में साइड में जो खड़े हैं साथी, उनसे आग्रह है वो कृपया एक तरफ आने का कष्ट करें। जो साथी साइड में खड़े हैं उनसे आग्रह, विनम्र अनुरोध कृपया एक तरफ आने का कष्ट करें। माननीय टिकाराम जूली साहब, माननीय दीपचंद जी खेरिया साहब, जुबेर खान जी, संदीप जी यादव साहब, सबने मिलकर माननीय पायलट साहब का सबकी तरफ से साफा पहनाकर स्वागत कर दिया। और जो मंच पर साथी मांगेलाल जी मीणा सहित सबने, योगेश मिश्रा सहित सभी ने स्वागत कर दिया। और सबसे अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कृपया मंच को थोड़ा सा खाली करें और माननीय पायलट साहब आए हैं और सभा को सुचारू रूप से चालू करें। और इस कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय दीपचंद जी खेरिया साहब, स्थानीय विधायक माननीय दीपचंद जी खेरिया साहब, वो आए और अपना उद्बोधन, स्वागत भाषण, अपना शानदार उद्बोधन दें। खेरिया साहब, माननीय खेरिया साहब के सम्मान में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक शांत हो जाए, तो एक थोड़ा सा शांत हो जाए, शांत। आज अरे रुको तो सरित, तुम्हारी तरफ से ही मैं अभिवादन और स्वागत। सभी से आग्रह अपनी सीट ग्रहण करें। माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, सभी से आग्रह अपनी सीट ग्रहण करें। प्लीज प्लीज इस व्यवस्था को बनाए रखें। माननीय विधायक जी बोल रहे हैं। आज इस समारोह में पधारे सचिन पायलट साहब, जुबेर जी, हमारे जूली जी और हमारे बहुत से साथी, मैं सबों की तरफ से सचिन साहब का, इस जनता की, पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से सचिन साहब का अभिवादन और धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पधारे। ये जनता की तरफ देख लें कि किस कदर इनमें जोश खरोश है
जो इस क्षेत्र को समझते हुए और ललित को अपने गले लगा रही है। आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग हमारे बड़े भाई सचिन पायलट जी को सुनने आए हैं और आप लोगों ने एहसास करा दिया कि आज ही हमारे भाई ललित यादव जी को आप लोगों ने अलवर से सांसद बना दिया है। मेरे से पहले बोलते हुए हमारे भाई पूर्व में विधायक रहे संदीप यादव जी कह रहे थे कि भूपेंद्र यादव जी पहले कोशिश कर रहे थे हरियाणा से चुनाव लड़ने की, तो एक डिफेक्टेड माल को आपके राजस्थान के अलवर में यहां पर भेजा है और मुझे लगता है डिफेक्टेड माल को वापस आप लोग हमारे यहां हरियाणा भेजने का काम करेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं आप लोगों के जो बीच में हैं। आप सभी जानते हैं हमारा यह इलाका है जहां सबसे ज्यादा लोग फौज के अंदर जाते हैं और जब से ये अग्निवीर की स्कीम आई है, अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो हमारे इलाके के लोगों को ही हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जब 19 तारीख को चुनाव होगा तो आप लोगों को उस बात का जवाब देना है। और एक और बात का जवाब आप लोगों को देना है कि अहीरवाल के अंदर और अहीरों का जो सबसे बड़ी मांग है अहीर रेजिमेंट की, उसको लेकर जब आपके प्रत्याशी के पास लोग गए थे तो उस लेटर को फाड़ने का काम जो किया था उसका जवाब यहां की जनता को उनको 19 तारीख को देना पड़ेगा। आप लोगों का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि 19 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग वोट डालें जो आप लोगों के बीच में रहे और दिन रात आपके समय दे। ऐसे व्यक्ति को चुनकर आप ना भेजें जो हरियाणा से यहां पर लुपलेट करके यहां पर आप लोगों के जो भेजा गया है उसको वापस भेजने का काम आप लोग करें। जय हिंद, जय भारत। सामने विराजे पूजा के जो बुजुर्ग, मुझे लगता है आप लोग सब लोग मिलकर के इंतजार कर रहे हो आने वाले समय 19 तारीख का कि कब मशीन हमारे गांव के स्कूल में आवे और कब हम अपने अलवर के बेटे को वोट दे करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत भेजे। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है, मैं आपके गांव ढाणी में आया हूं। अब मैं तो देश दुनिया की बात और सारी बात आदरणीय पायलट साहब और जूली साहब बताएंगे। मैं तो आपको अपने अलवर की बात चर्चा करूंगा। साथियों, जिस प्रकार से आप सबके सामने हमारे बीच में प्रत्याशी दूसरी पार्टी से हरियाणा से भूपेंद्र यादव जी आए, मैं तो उनको एक बात कहना चाहता इस मंच के माध्यम से। वो कल मीडिया के सामने एक बात कह रहे थे, मेरे गांव में विकास की बात। मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपको ये कह रहे हैं लोग अलवर में कि आप बाहर के हो, आप बाहर से आए लोग ललित के साथ में हैं। तो उन्होंने घुमाकर मेरे लिए कहा कि मैंने तो उनके गांव में विकास काम कराए। साथियों, जो आदमी आज इस मन से मीडिया के सामने झूठ बोल रहे, सफेद झूठ, तो आने वाले वक्त में आपके साथ क्या करेंगे आप इस बात को सोच सकते हो। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके अलवर का, आपका अपना भाई, आपके अलवर का बेटा, आज मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब को सामने आप सबके सामने एक सौगंध खाता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आप लोग, मेरे अपने सारे अलवर के परिवार मिलकर के मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, तो आपके ऊपर कोई दिक्कत आएगी, आंच आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो आपका भाई गोली की तरह चलकर आपके बीच में आएगा, आपके बीच रहेगा। ये बात करने के लिए आप बीच में आए हो। साथियों, दूसरा प्रत्याशी एक बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक बात आपके बीच में कह रहे हैं गांव में कि मेरे से चुनाव के बाद मिलना हो, मुझे एमपी बनाने के बाद मेरे से मिलने आओ तो दिल्ली आ जाना, मैं रोज 8 से 9 मिलूंगा। साथियों, मैं इस खुले मंच पर आप एक बात कहना चाहता हूं आप सबके सामने, आप लोग मुझे 19 तारीख को एमपी बनाकर भेजो और उसके बाद आप लोगों को कोई काम होगा, कभी आपको एमपी की जरूरत पड़ेगी, आपका ये भाई आपके बीच खुद चल करके आएगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हम लोग आप बीच रहकर लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि वो श्रीमान जी 5 साल मंत्री रहे, श्रम रोजगार मंत्री रहे, हमारे अलवर के लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा कि साहब कानून बनाइए कि लोकल को रोजगार मिले, उनको धक्का देकर भगा दिया। साथियों, आज मैं खुले मन से एक बात कह रहा हूं आप सबको कि हमने हजारों की संख्या में बिना कुछ होते हुए नीमराना की फैक्ट्री में रोजगार लगाए हैं और आगे भी कोई नौजवान आएगा तो आप लोगों को लगाने का आपका भाई काम करेगा। ये मंत्री बनने के बाद एक को भी लगाने का काम नहीं किया। साथियों, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से नौजवान के साथ छलावा इस देश में करने का काम किया है। इस देश में अग्निवीर जैसी योजना बना करके लाए, 2 करोड़ रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन 4 साल की फौज बनाकर लाए,
17 का भर्ती होगा, 21 का रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया तो तन पर तिरंगा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इससे बड़ा जवानी का अपमान कोई नहीं हो सकता। साथियों, नौजवान साथियों, आह्वान करना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से कि 19 तारीख को आपके मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। अलवर के मान सम्मान स्वाभिमान की इस लड़ाई में आप सब लोग का सहयोग और समर्थन चाहता हूं। आप लोग आने वाले 10 दिनों के अंदर अपने इस भाई को गांव गांव जाकर के आशीर्वाद लेने काम करना, गली गली में घूम करके मेरी मदद करना। आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग 10 दिन का समय मुझे दोगे, आपका ये भाई पूरा जीवन अपन नौछावर करेगा। ये बात कहने के लिए आपके बीच में साथियों आया हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा किए बिना पुनः आपसे ये अपील करता हूं साथियों कि आप सब लोग मिलकर के 19 तक दलित बनकर के इस ग्राउंड में उतरने काम करो। मैं विश्वास से एक बात कह रहा हूं आपको कि पूरा जिला आपके साथ खड़ा है। बस आप घर से निकलोगे तो बड़ी संख्या में लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा किए बिना आप सबका धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी होने के बाद में भी हजारों की संख्या में यहाँ पधार करके अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। आज वो गारंटी दे रहे हैं, उनकी पुरानी गारंटियों का अगर जिक्र करूं तो चाहे 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने की बात हो, चाहे 15-15 लाख खाते में डालने की बात हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हो, चाहे हर गरीब को छत देने की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ती करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने की बात हो, चाहे डॉलर रुपया बरोबर करने की बात हो, ऐसे जुमले ऐसी गारंटियां उनकी ऑलरेडी जब्त हो चुकी है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये मोदी जी के भाषण थे जो मैंने अभी आपको बताए। राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी, जनता की जो योजनाएं चलाई, चाहे चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख रुपए का इलाज आप लोगों का मिलता था, वो योजना अभी सरकार ने बंद कर दी है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता था, वो योजना इन लोगों ने बंद कर दी है। गरीब को दाल तेल मसाले मिलते थे, वो योजना इन लोगों ने आज बंद कर दी है। इंदिरा रसोई इन लोगों ने बंद करने का काम शुरू कर दिया है। राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक इन लोगों ने हटा दिए हैं। और यही नहीं, जो बिजली के अंदर छूट मिलती है उसको भी बंद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये काम करेंगे क्या? मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अंदर कोई इंस्पेक्टर लगा हो और उसका बेटा मुख्यमंत्री की उस इंस्पेक्टर के सामने किसी के बैट मार मार के किसी रेड़े वाले की हत्या कर दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये इनकी कानून व्यवस्था है। ये कानून व्यवस्था है कि रोजाना आज कोई भी अखबार उठा के देख लो, किसी दलित पे, किसी बच्ची पे, किसी महिला पे रोजाना अत्याचार हो रहे हैं और इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। ये इनका प्रशासन है जिसकी बात करते हैं। आज देश के अंदर ये लोग बात करते हैं 400 पार की। हालत खराब है भाई, पिंडी कांप रही है। 400 पार तो भूल जाओ। 400 पार जाने वाले कांग्रेस का खाता सीज नहीं करते। 400 पार अगर जाना था तो केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल के अंदर नहीं डालते। और 400 पार ही अगर जाना था, ये चिरंजीवी भाई बैठे हैं, तेजस्वी यादव जो कि बिहार से आते हैं, अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का पहरा उन लोगों पे नहीं बैठाते अगर ये लोग 400 पार आ रहे होते। यहां थूक सूखा पड़ा है अलवर में भी। आज मैं देख रहा था पायलट साहब भूपेंद्र जी लावणी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ये पहले तो नेताओं की सीट छीनने आ रहे थे, अब तो मजदूरों की मजदूरी भी छीनने के लिए आ गए हैं। ये हालत इन लोगों की है। 10 साल तक केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार रही, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री रहा, लेकिन आज भी हम पानी के लिए प्यासे हैं। ये लोग कह रहे हैं ईआरसीपी हमने मंजूर कर दी, तो मैं पूछता हूं इस मंच के माध्यम से, एक बूंद भी पानी आप लेके आए क्या? इस चीज का जवाब मुझे दे दो। जब यहां से एयरपोर्ट हमारा उठ के नोएडा में चला गया, उसके लिए एक शब्द भी भूपेंद्र यादव ने बोला हो तो जवाब दे दो। हमारी रैपिड मेट्रो ट्रेन को इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, उसके खिलाफ भूपेंद्र यादव ने एक शब्द बोला हो तो जवाब दे दो। हमारा सैनिक स्कूल आज बंद पड़ा है, उसके लिए डिमांड उठाई हो
तो भूपेंद्र यादव उस चीज का जवाब दे दो, जवाब दे नहीं पाएंगे। पहले रोजाना हर 3 महीने में युवाओं के लिए भर्ती होती थी अलवर के अंदर। आज 10 साल में 3 भर्ती भी नहीं हुई है, और जो भर्ती हुई है अग्निवीर के नाम पे 17 का भर्ती, 21 का रिटायर, देश के लिए जान दे दी, तो तिरंगा भी उस आदमी को नसीब नहीं है। और भाई गांव में तो हालत ये हो रही है, अग्निवीर का नाम पे रिश्ता और ना हो रहा। ये हकीकत है, क्योंकि देश के अंदर इस सरहद पे सबसे अधिक अगर कुर्बानी किसी ने दी है तो इस इलाके ने दी है। ये राठ का इलाका, ये अलवर का इलाका है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का इलाका, इस इलाके ने सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज उस इलाके के साथ ये लोग क्या हासिल कर रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जब यहां के लोग अहिर रेजिमेंट के लिए इनके पास गए, खून से लिखा हुआ खत लेके गए, यही भूपेंद्र यादव जी थे जिन्होंने उस खत को फाड़ के और ये कहा कि यही नौकरी कोई ज्यादा जरूरी है क्या? ये अलवर की जनता है, आपने जो खून का खत फाड़ा है, आपका एमपी का पर्चा यहां से फाड़ के ये जनता वापस भेज देगी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। वोट मांगने आया हूं ना सिर्फ इस नौजवान के लिए, लेकिन देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, जिसका जिक्र अभी जुबैर खान जी ने किया, टीकाराम जी ने किया। देश में 10 साल से एक पार्टी की सरकार है, और भाजपा की जो सरकार बनी वही वोटों से बनी, जनता ने बनाई सरकार, कुछ उम्मीदों को लेकर बनाई थी। क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए जनता के बीच में, उसको जनता ने कहा ठीक है, अगर आप इतना काम करोगे हम आपको वोट देने को तैयार हैं। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और बीजेपी लगातार बोलती थी हम महंगाई कम करेंगे, हम काला धन लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम 2 करोड़, हम जज्बाती मुद्दों पर अपनी बात को रखेंगे, हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर की करेंगे, मस्जिद की करेंगे, हिंदुस्तान की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, लेकिन खेत की, किसान की, गेहूं की, मक्के की, निवाई, इनको कोई मतलब नहीं है कितने रोजगार मिले या नहीं मिले। आज महंगाई कमर तोड़ रही है। जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है वो कैसे अपने बाल बच्चे पालेगा? जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति नौकरी करता है उस पर क्या बीतती है? ने कोई परवाह नहीं। ये तो 400 पार, 300 पार, 500 पार, 600 पार। सरकार बनाने को चाहिए 272। ये 400 क्यों मांग रहे हैं भाई? 400 अगर तुम्हें लगता है 400 आ रहे हैं तो हमारे नेताओं ने क्यों ले जा रहे हो कांग्रेस वालों को? भाई तुम्हारे पे अच्छे भले उम्मीदवार हैं, उन्हें लड़ाओ, जिताओ उनको। हरियाणा में 10 सीटें हैं। ये चिरंजीव बैठे हैं यहां पे, हमारा नौजवान भाई, जो भाजपा के 10 उम्मीदवार हैं उनमें से 6 कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में चले गए। अगर बीजेपी को अपनी ताकत पे इतना आत्मविश्वास है, इतना भरोसा है अपने काम पर 10 साल की रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, तो विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ के क्यों ला रहे हो? चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को कस्टडी में ले रहे हो, जेल में डाल रहे हो। हम कहते हैं आप कार्रवाई करो करप्शन के खिलाफ, जो बेईमान है उनको पकड़ो, लेकिन चुनाव के चलते रात के टाइम आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो। आप सबने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे मेयर के, वहां बैठा चुनाव अधिकारी हाथों से वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दी तब जाके वहां पर न्याय हुआ। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए ले लिया, जैसे टीकाराम जी कह रहे थे, और कांग्रेस की पार्टी के आप खाते बंद कर दोगे। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको चुनाव लड़ने देना नहीं चाहते, आप विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहते हो। 400 पार तो आए थे राजीव गांधी जी के 1984 में, क्या उन्होंने विपक्षी खाते सील कर दिए थे? क्या उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम भाजपा मुक्त बनाएंगे इस देश को? क्या कभी कांग्रेस या किसी भी सरकार ने आज तक कहा है कि विपक्ष का सफाया कर देंगे? जिस लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त नहीं है वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, हमने वोट पटक दिया पेटी में, सिर्फ वो लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ता है, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ता है।
लेकिन जो संस्थाएं इस देश में हैं, जिनको 75 साल तक सिंचित कर कर अलग अलग सरकारों ने इतना ताकतवर बनाया, उन संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क आप करना चाह रहे हो, उन संस्थाओं को खोखला बनाना चाहते हो, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हो, अपनी जेब के पिट्ठू लोगों को बिठाकर उन सब संस्थाओं को समाप्त कर कर आप आक्रमण की राजनीति करना चाहते हो, दबाव की राजनीति करना चाहते हो। इस पूरी भावना का मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि सरकारें तो पहले भी बनी हैं। अरे 2 बार बीजेपी जीती, 2 बार हम भी जीते थे भाई, 2004 2009 में। लेकिन कभी इतना घमंड, इतना आक्रमण, इतनी द्वेष की भावना, प्रतिशोध की भावना कभी देखी नहीं। जो जितना बड़ा होता है, जितना विराट होता है, उतना झुककर रहता है। कभी देखा बरगद का पेड़? बड़ा पेड़ होता है, फलदार पेड़ होता है, झुक के रहता है, छाया देता है, फल देता है। लेकिन घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाए, 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार, यह चुनाव सिर्फ ललित संसद में पहुंच जाएगा इसका नहीं है। यह चुनाव ये नहीं है कि यहां पे इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी कहां से लड़ रही है। यह चुनाव इस बात का है कि इस देश में चुनाव मुद्दों पर होंगे कि नहीं होंगे। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, निवेश, रोजगार, उद्योग, इन पर चुनाव होंगे या चुनाव के मुद्दे यही रह जाएंगे। आज उसने भाषण दे दिया, उसकी अरे 10 साल सरकार में हो आप, 10 साल से आज भी बापड़े मनमोहन सिंह जी के पीछे पड़े हैं, उनको कोसते रहते हैं। नेहरू ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह ने, अरे तुमने क्या किया ये बताओ 10 साल में। आपने किसान की आमदनी दुगनी करी क्या? लोगों के खातों में पैसे भेज दिए क्या? और अब कह रहे हैं हम क्या, कौन सा काल है, अमृत काल 2047 तक। अरे भाई 47 की बात कर रहे हो। आपको जनता ने 2 बार मौका दिया, राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती। आपने क्या तोप चला दी मुझे बताओ? राजस्थान को क्या दर्जा दिला दिया? कौन सा यहां बड़ा काम आपने करा दिया? इसलिए मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे लगाता नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कार्ड क्या है, 10 साल में क्या काम किए आपने। आज मैं सुबह सीकर में था, फिर झुंझुनू गया, अनिल चोपड़ा लड़ रहा है चुनाव ग्रामीण में, जो सभाएं मैं कर आ रहा हूं, जो लोगों की भावना में देख रहा हूं, और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर लोग समझ गए कि लोकतंत्र में तराजू को बराबर तोलना पड़ेगा। सोच समझ के वोट का प्रयोग करो। और हम लोगों ने कोशिश की है राजस्थान में, बाकी राज्यों में, कि नौजवानों को मौके मिलें। और मुझे खुशी है आज ललित जी आपके बीच उम्मीदवार बनकर आए हैं। इनको लंबे समय से मैं जानता हूं, ललित को संघर्षशील व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है, और ना दबने वाला, ना डरने वाला, ना झुकने वाला। और ये सही कह रहे थे अपने भाषण में, अब जीत कर दिल्ली जाएंगे तो उनकी बाह पकड़ के बात कर सकते हो, अच्छा बुरा कह सकते हो, एक घर के व्यक्ति की तरह बर्ताव कर सकते हो। उस व्यक्ति को चुनो जो आपके बीच का है, जो आपकी सेवा करना जानता है, जो दुख सुख में आपका भागीदार रहे। ये संदेश देना बहुत जरूरी है। इन बातों को भूल जाओ, ये गोत्र है, ये जाति है, ये फलाना, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये गुजर, ये मीणा, ये जाट, यादव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विचारधारा का चुनाव है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का काम आपने देख लिया, और अगले 5 साल में हम लोगों ने, मुझे गर्व इस बात का है कि हमारी पार्टी ने घोषणा करी है, हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, किसानों की खरीद पे कानून बनेगा। इन लोगों ने जो 3 काले कानून बनाए थे, जो बिचौलियों के लिए, कालाबाजारी करने वालों के लिए, ये निजी हाथों में देश के कृषि का पूरा उद्योग देना चाहते थे, मंडियों को बंद करना चाहते थे, उसके विरुद्ध हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि हम सरकार में आएंगे तो एमएसपी कानून बनेगा, लीगल गारंटी बनेगी। गरीब परिवार की महिलाओं के घर में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम लोग देंगे। 50% आरक्षण महिलाओं का सरकारी नौकरी में होगा। 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र की, उनको हम भरेंगे। ये हमारी गारंटी है। सचिन पायलट, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, ये विचारधारा, योजना, अगले 5 साल की क्या कार्यकल्पना हम लोगों की है, क्या नीति हमारी होगी। इनके 10 साल में उन्होंने क्या किया? हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, खान, बिजली घर, जो मिला देश की संपत्ति औने पौने दाम में दे दी किसी को। और जो खाई बढ़ गई है, आप भी देखते हो अखबार टीवी, जो अमीर थे इतने दौलत वाले हो गए कि उनके पास अपने पैसा करने का समय नहीं है, और जो गरीब था, मध्यम वर्ग में था, वो लगातार गरीब होता चला जा रहा है। तो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की, और गांव और शहर की। इन सब बातों को हमें आने वाले भविष्य में सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा।
मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस अलवर की जनता ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया, मुझको व्यक्तिगत रूप से, मेरे परिवार को, हम सबको आपने बहुत प्यार दिया है। और मैं हमेशा एक अधिकार के रूप में आपसे आप निवेदन कर रहा हूं, ललित यादव जी को अपना वोट दो, सोच समझ कर देना है। ये देश का चुनाव है, ये प्रधानी प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये गोत्रों का झगड़े नहीं है, ये देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी को आप मजबूती दोगे तो हम लोग, विश्वास में आपको दिलाता हूं, 4 जून को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हम लोग ताकत से सरकार, इंडियन अलायंस की सरकार बनाएंगे, उसमें आपकी हिस्सेदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों को ललित जी को वोट डालना है। और भारी तादाद में आलस मत कर जाना, गर्मी है, लावणी है, त्योहार तीज है, किसी के शादी ब्याह हो रहा है, लेकिन 19 तारीख का चुनाव निर्णायक है। आप सबसे निवेदन, हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत देके ललित जी को संसद में भेजो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे आवेदन को स्वीकार करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।